Hi, welcome to your first video of class 12, chapter 1. तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी फर्स्ट सेक्शन से जिसका नाम है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। इन शॉर्ट, ह्यूमन फंक्शनिंग के अंदर हर इंसान अपने टाइप में अलग तरीके से फंक्शन करता है। ऑब्वियस बात है, क्योंकि हर पर्सन किसी की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। अगर हम अपनी बात करें तो नो डाउट हम अपने पेरेंट्स से जेनेटिक्स लेते हैं, वी हैव देयर डीएनए, बट पॉइंट ये है कि स्टिल हम ऐसा नहीं होता कि जो वो बोल रहे हैं हम वही बोलें। नहीं, थोड़े बहुत वेरिएशंस हमेशा आते हैं। जनरेशन के अंदर जो भी वेरिएशंस आते हैं वो तो रहेंगे। तो यही बात हो रही है कि जैसे जनरेशन के अंदर वेरिएशंस आते हैं, ऐसे अक्रॉस ह्यूमंस भी आते हैं, क्योंकि हमारे को सिर्फ हमारे जेनेटिक्स नहीं इन्फ्लुएंस करते, हमारा एनवायरनमेंट, हम हर चीज़ जो हमारे इमोशंस को या ब्रेन को या हमारे कहते हैं ना कर्मा को, जिसको कहते हैं बेसिकली कर्मा की अगर मैं बात करूँ, हम कर्म क्या करते हैं, कोई भी कोई भी चीज़ हम हिलाएं डुलाएं एनीथिंग, तो वो सारी चीज़ें इस वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लुएंस हमें करती हैं। उस वजह से हमें वेरिएशंस आती हैं, हमें वेरिएशंस आती हैं। तो ये बात अगर मैं ओपनिंग पैराग्राफ की करूं तो इसके अंदर सिर्फ यही लिखा है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ जताने की कोशिश की गई है कि एक बार आप इमेजिन करके देखो कि आप ऐसे वर्ल्ड में हो जहां हर चीज या तो ब्लू हो या रेड हो, या एक एक सिंपल सी बात करते हैं, अगर इसकी अकॉर्डिंगली, बुक के अकॉर्डिंगली मैं आपको सेम ही क्वेश्चन पूछूं, बस आपको थोड़ा सा यू नो क्लियर पिक्चर मिल जाएगी इस चीज की। मानो एक ऐसा वर्ल्ड हो जिसके अंदर सारे के सारे बहुत ज्यादा खुश हैं, हर किसी को वो चीज मिल रही है जो वो चाहता है, ठीक है, या हर कोई बिल्कुल एक जैसा है, नेचर वाइज, कलर वाइज भी नहीं, कलर वाइज छोड़ दो। अगर क्योंकि हम साइकोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन से अगर थोड़ा रिलेट करके देखें तो जल्दी समझ में आएगा। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो अगर मैं अ, आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो बहुत अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, या बिल्कुल लड़ाई नहीं हो रही, हल्की, मतलब कहते हैं ना, जैसे हम घर पे बैठे हो, हम कहीं ऐसा नहीं होता कि बच्चे कभी अपने पेरेंट्स से लड़ते नहीं या उन्हें कभी डिसएग्री नहीं करते। ऑब्वियस बात है, कभी ना कभी आप डिसएग्री करते हो, चाहे वो चाय की बात हो या कोई बड़ी ऑब्जेक्ट की बात हो या किसी बड़ी थिंग की बात हो, आप डिसएग्री करते हो। बट द पॉइंट इज दिस कि आपकी हर बातें आपके पेरेंट्स मानने लग जाएं तो उस सिचुएशन में इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है लड़ाई का भी एक अपना मजा होता है कि ठीक है, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहां हमेशा खड़कते हैं, ये तो है। तो वही बात ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सारी चीजें सेम होने लग गई फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी ना, तो वो गलत है। तो गलत भी नहीं, उसमें मजा नहीं है, वो वर्ल्ड वर्ल्ड ही नहीं है। ऑब्वियस बात है, कहते हैं ना लाइट और डार्कनेस मिलाकर चीजें बनती हैं। कभी भी यू नो सिर्फ लाइट लाइट रह जाए, abundance ऑफ एनीथिंग इज, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। फिर उसके बाद की बात करते हैं, वेरिएबिलिटी इज अ फैक्ट ऑफ नेचर। ऑब्वियस बात है, नेचुरल लॉ है कि वेरिएशंस आना एक हर किसी में कभी ना कभी, एक स्टेटमेंट थी, वर्ल्ड फेमस स्टेटमेंट है कि ओनली चेंज इज परमानेंट। ऑब्वियस बात है, चेंज होते हैं, वेरिएशंस आती हैं, एवरीथिंग, एंड कोई भी इससे बचा नहीं हुआ, एक्सेप्शनल केस कोई नहीं है, हर कोई इससे इन्फ्लुएंस होता है। हाँ, बस अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम क्या ही देखते हैं, वेट, हाइट, उसकी स्ट्रेंथ, उसका हेयर, उसका कलर, डायमेंशंस देखेंगे, ऑब्वियस बात है। साथ ही साथ फिजिकल अपीयरेंस के साथ में
अगर मैं साइकोलॉजिकल डायमेंशंस की बात करूं तो ये वही बताने की कोशिश कर रहे हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सारा वर्ल्ड एक जैसा हो जाए, सारा वर्ल्ड डोमिनेट हो जाए तो लोग एक दूसरे को मार काट के खा जाएंगे, ऑब्वियस बात है। और अगर सारे सबमिसिव हो जाएं तो वो भी गलत है। सबमिसिवनेस एक हद तक अच्छी लगती है, उसके बाद नहीं, ऑब्वियस बात है। सारे नॉन क्रिएटिव बन गए तो बहुत गलत है। सारे ही क्रिएटिव बन गए तो एक पर्टिकुलर इंसान को कौन पूछेगा, उसकी क्रिएटिविटी को कौन पूछेगा? वो भी बोलेगा कि मैं भी तेरे जितना क्रिएटिव हूँ, तो व्हाई शुड आई प्रेफर यू? ऑब्वियस बात है। उसके बाद ये तो सिर्फ एक बंडल ऑफ एक हैंडफुल ऑफ ट्रेड्स की बात की है मैंने। अगर मैं और भी ज्यादा ट्रेड्स की बात करूं तो वो बात काफी दूर तक चली जाएगी। इतना मतलब इसको खींचने की भी जरूरत नहीं है कि ऑब्वियस बात है +2 लेवल का है, इतना खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे। अब एक ट्रेट, मान लो वो डोमिनेंस है, मैं अपनी बात करूं तो मान लो कि मेरे अंदर, अगर ऑब्वियस बात है हर किसी के अंदर अलग अलग एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इमोशन डिसाइड करता ही है। हर इंसान किसी सिचुएशन में या तो डोमिनेंट होगा या सबमिसिव होगा, उसके अंदर दोनों चीजें डिसाइड करती हैं, बस वो यूज एक करता है, ऑब्वियस बात है। बस ये यूज ये यूज जो टर्म यूज किया है ना मैंने, ये चीज ही बताती है कि उसकी डिग्री क्या है, ऑब्वियस बात है। अगर मैं ज्यादा डोमिनेंट हूँ, मैं उसको ज्यादा यूज करूंगी, मेरी डिग्री डोमिनेंस की ज्यादा हाई है, सबमिसिवनेस की उतनी कम होगी। तो ये बात रिलेट करती है। In this sense, each one of us is unique, as she or he exemplifies a typical combination of various traits। obvious बात है, मैंने अभी बताया कि एक इंसान के अंदर बहुत सारी चीजें उसको इन्फ्लुएंस करती है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें डिसाइड भी करती हैं। The question which you may like to pose is how and why people differ. This is the fact, is the subject matter of study of individual differences. फॉर साइकोलॉजिस्ट, ये अगर आप अंडरलाइन करना चाहो, वैसे तो ये इटैलिक में ही है, आपको याद रहेगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर टू डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर पैटर्न्स। अगर मैं हिंदी में बोलूँ, इसे याद करना आसान होगा फिर हिंदी में, क्योंकि नेटिव लैंग्वेज हमारी हिंदी है। मोस्टली जो देख रहे हैं वो एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई से बिलोंग करते हैं, मतलब वो इंडियन उसमें सोसाइटी में मोस्टली रहे होंगे, मैं उनके लिए बोल देती हूँ। Individual differences refer to distinctiveness। डिस्टिंक्ट मतलब डुप्लीकेसी नहीं है, मतलब डुप्लीकेट रेप्लिका नहीं हो सकता। रेप्लिका इन द सेंस कॉपी, हाँ कॉपी नहीं है, ऑब्वियस बात है। डिस्टिंक्टिवनेस मतलब सब कुछ अलग अलग है। एंड वेरिएशंस अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक, अलग अलग होना, और वही अलग के साथ साथ वेरिएशन होना पीपल के कैरेक्टरिस्टिक्स में, उनके बिहेव करने के तरीके में, इसी को इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। While many psychologists believe that our behaviors are influenced by our personal traits, some others hold the view that our behavior are influenced more by the situational factors. Psychologists believe करते हैं कि हमारा बिहेव, ऑब्वियस बात है बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं पूरी दुनिया में, कोई कुछ बिलीव करता है, कोई कुछ बिलीव करता है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि उन सबकी थ्योरीज अलग अलग हैं। उन्होंने अपने तरीके से हर चीज प्रिजर्व करी, कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है साइकोलॉजी को मेजर करने का, ऑब्वियस बात है। तो कुछ कहते हैं हमारा बिहेवियर पर्सनल ट्रेट से आता है, कुछ कहते हैं सिचुएशनल फैक्टर से आता है, ऑब्वियस बात है। तो तो मतलब लाइक मैं अगर बात करूं तो जो मैंने सेकंड पार्ट बोला है कि बिहेवियर्स हमारे सिचुएशनल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इस व्यू को मैं सिचुएशनिज्म कहूंगी। इसके अंदर मैं आपको अपना ही एग्जांपल लेकर बताती हूँ कि सर्कमस्टांसेस के साथ मैं अपना बिहेवियर चेंज कर लूँ, ये तो हर कोई करता है, ऑब्वियस बात है
कि अगर मैं अपनी बात करूँ, अपना एग्जांपल लूँ, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हूँ मैं एग्रेसिव हूँ तो मैं अपने बॉस के आगे जुबान नहीं लड़ाऊंगी। ऑब्वियस बात है, मैं सबमिसिव मैनर में काम करूंगी। जैसे अभी मैं अपनी बात करूं तो मैं बीसीए में हूँ और मेरा डिपार्टमेंट आईटी है। तो अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं, मैं कॉलेज आती हूँ, मुझे मेरी टीचर्स कहती है प्रैक्टिकल फाइल बनाओ, तो ऑब्वियस बात है, नॉर्मली मेरे कोई दोस्त मुझे आके नहीं बोलेंगे कि हाँ मेरी फाइल बना दे, या ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियस बात है मैं उनकी बात मानूंगी, क्योंकि वो मेरे से उस वक्त मैं वर्क वर्क वाले सिनेरियो में हूँ। मैं जो चीज अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं करती, वो काम, वो बातें मैं अपने टीचर्स की मानती हूँ। वहां मैं फॉर्मल हूँ, वहां मैं इनफॉर्मल हूँ। ऑब्वियस बात है। तो ये सिचुएशन के साथ चीजें बदल अपना बिहेवियर बदलना, इसको सिचुएशनिज्म कहते हैं। Uh, sometimes the situational influences are so powerful that individuals with differing personality traits respond to them in almost the same ways. सिर्फ अब मैं वही बात कर रही हूँ अपने कॉलेज वाले उसकी एग्जाम्पल की। जैसा मैं फॉर्मल बिहेव कर रही हूँ वो सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। बट मेरी जो डोमिनेंस की डिग्री है, क्या वो मेरे किसी फ्रेंड के, किसी कोई भी जो मेरा साथ में पढ़ता है, क्लासमेट या एनीवन, उसके साथ क्या मेरी डिग्री मैच करती है? वेरिएशंस तो हैं, ये हमने पहले अभी पढ़ा 2 मिनट पहले कि वेरिएशंस तो होते हैं। तो उसकी डिग्री ऑब्वियसली एक आधी परसेंट की डिग्री तो आगे पीछे होगी। तो बट हम तो बिहेव एग्जैक्टली कर रहे हैं, लाइक वो भी समय से मैनर में काम कर रही है और मैं भी समय से मैनर में काम कर रही हूँ। तो ये कॉमन बिहेवियर सिचुएशनिज्म के एग्जाम्पल को दर्शाता है। अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है? The situationist perspective views human behavior as resulting from interaction of external and internal factors. सिचुएशनिस्ट जो ये सिचुएशनिज्म की थ्योरी को वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, दे से ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, ह्यूमन का जो बिहेवियर सामने आता है किसी भी उसमें दिक्कत में या सिचुएशन में, वो रिजल्ट कैसे, मतलब वो ऐसे बाहर कैसे आता है, वो हमेशा एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के इंटरेक्शन के थ्रू आता है। जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल लिया कॉलेज वाला, मैं अपने कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, वैसे मैं बहुत डोमिनेंट हूँ, मान लो कि मैं बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ, या एनीथिंग, कुछ भी आप ऐसे इमेजिन कर लो कि मैं बहुत डोमिनेंट हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ में। बट अगर मैं अपने ऑफिस में या अपने कॉलेज में काम कर रही हूँ, देन ऑब्वियस बात है कि मेरे ऊपर मेरे जो बॉस हैं या मेरे टीचर हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर, उनकी अथॉरिटी, उनकी पोजीशन मुझे इन्फ्लुएंस करती है कि मैं उनकी बात मानूं। मुझे फॉर्मल वे में बिहेव करना चाहिए, समय से मैनर में बिहेव करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे टॉप बॉस है। समझ बात है। ये सोचकर, ये मैंने इंटरनली सोचा, मैंने क्या बोला? नहीं, ये तो मैंने सिर्फ बिहेव किया, बोला तो नहीं ना कि मैं रोबोट की तरह से तो नहीं बोलूंगी कि अभी मैं सबमिसिवली बिहेव करूंगी क्योंकि मेरे सामने मेरे टीचर एबीसी खड़े हैं। नहीं, मैंने माइंड में सोचा, वो इंटरनल फैक्टर्स हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, इंटरैक्शन हुआ, तो मैंने सबमिसिवली बिहेव किया। दिस इज द पर्सपेक्टिव। अब आगे की बात करते हैं, असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की डिग्री भी मापी जा सकती है, जैसे आपकी मैथमेटिक्स में होता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑफ दैट, बस उसका थोड़ा स्केल डिफरेंट होता है, दैट्स इट। Psychological attributes are involved in very simple phenomena like in time taken to react to a stimulus, that is reaction time, and also in highly global concepts like happiness. अब
साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो बड़े सिंपल फिनोमिनन में होते हैं। जैसे आपको पता होगा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। मतलब मैंने एक गरम हॉट पैन को मैंने हाथ लगाया और मैंने अननोइंगली अनकॉन्शियसली मैंने एकदम से हाथ पीछे कर लिया कि मुझे वो गरम लगा मेरे हाथ को। तो मेरे ब्रेन ने बस एक सिग्नल दिया जिसकी मैं कॉन्शियस नहीं थी, बस मैंने हाथ लगाया और मैंने हाथ पीछे कर लिया। तो ये मेरा रिएक्शन टाइम है। ये एक तरह का एक पैरामीटर है या ग्लोबल कंसेप्ट। ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट सिर्फ ऐसे रिएक्शन टाइम छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते, बहुत सारे ग्लोबल कंसेप्ट पे भी इंफ्लुएंस करते हैं, जैसे हैप्पीनेस, राइट। और उसके बाद इनको काउंट करना एंड स्पेसिफाई करना, लाइक इट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज डिफिकल्ट टू काउंट एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी असेस्ड। अब पूरी साइकोलॉजी में काउंट करना एंड स्पेसिफाई करना कि साइकोलॉजिकल कितने एट्रीब्यूट हैं जिनको हम असेस कर सकते हैं। नो डाउट हम उन्हें असेस कर सकते हैं, जैसे डोमिनेंस हो गया, सबमिसिवनेस हो गया, या आपका क्या कहते हैं, एनी टाइप ऑफ कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मैं बात करूं तो शाइनेस या आउटगोइंगनेस या एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड एनीथिंग, एन नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर, एक एक को नहीं गिन सकते आप। या चार्ट भी बना लो, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। हर चीज लिख कर देखना इम्पॉसिबल है। इसलिए जो भी आपके टेस्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं, उनके अंदर एक बंच ऑफ आपके पास 10 से 15 या 16 होते हैं, जैसे 16 पीएफ है। तो क्वेश्चन आर होता है, उसको सॉल्व करो, सॉल्व नहीं इन द सेंस उसके अंदर आंसर्स दोगे तो स्केल के ऊपर आपका वो किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि आप कितने एक पैरामीटर में कितने आप मतलब आपकी डिग्री क्या है उस एट्रीब्यूट की। तो वो हैंडफुल है ना, 16 टोटल, 16 तो नहीं है, ऑब्वियस बात है, हमारे उसमें बहुत सारे हैं, एनी एन नंबर ऑफ। और उनके बाद भी उनकी बड़ी बड़ी कैटेगरीज है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ शाइनेस की, तो इंट्रोवर्टनेस, नॉट आउटगोइंगनेस, ठीक है। और क्या कहते हैं, उसकी डिग्री क्या है, मैं अपने फैमिली के साथ कितनी इन्वॉल्व होती हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कितनी इन्वॉल्व, बहुत सारे हैं, एन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। असेसमेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। ये तो आपको समझ में आ गई होगी लाइन। असेसमेंट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर इवैल्यूएशन। क्या होती है असेसमेंट? नॉर्मल, अगर मैं स्कूल की बात करूँ, आप क्या कहते हो असेसमेंट को? आप असाइनमेंट देते हो, टीचर असाइनमेंट को चेक करके उसकी असेसमेंट लगाती है कि आपको कितने मार्क्स मिले। बस वही साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के साथ में इंडिविजुअल जो होता है वो अपने क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन पकड़ा देते हैं, उसे उसे कोई चीज करने के लिए देते हैं, वो सब परफॉर्म करता है और उसके थ्रू हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इवेलुएट कर लेते हैं। Often using multiple methods in terms of certain standards of comparison. Any attribute will be said to exist in a person only if it can be measured by using scientific procedures. अगर आपको प्रूव करना है कि किसी इंसान में कोई एट्रीब्यूट किसी डिग्री में रिसाइड करता है, तो आप कोई साइंटिफिक प्रोसीजर लगाओगे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया डोमिनेंस का एक, हरीश के थ्रू एक एग्जांपल दिया है। इन्होंने कहा है कि आपका कोई भी जानकार है, उसका नाम हरीश मानो, और कि आप मापना चाहते हो आप कि हरीश के अंदर डोमिनेंस कितने डिग्री में रिसाइड करता है, तो ये स्टेटमेंट आप किस बेसिस के ऊपर असेस करोगे? ऑब्वियस बात है, आप उससे बातचीत करोगे तो आपको पता चलेगा वो कितना डोमिनेंस उसके अंदर रिसाइड करता है, कितनी डिग्री में ये एट्रीब्यूट। तो एक काम करते हैं, इसकी डिवीजन कर लेते हैं, इसकी कैटेगरीज बना देते हैं, दो सब टाइप बना देते हैं असेसमेंट की। क्या है वो? इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। फॉर्मल असेसमेंट क्या होती है? उसका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है, वो स्टैंडर्डाइज होता है या ऑर्गेनाइज होता है, मतलब इन शॉर्ट कि उसको करने का एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, एक स्टेप होते हैं उसके अंदर। ऐसे नहीं होता कि हो गया,
कोई चीज रहेगी तो रहेगी, ऐसा नहीं होता, इनफॉर्मल नहीं होता। On the other hand, informal assessment varies from case to case and from one assessor to another. Therefore, is open to subjective interpretations. In short, मैं एक बात ये बोलूँगी कि इनफॉर्मल और फॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है कि फॉर्मल जो है वो हर केस पे अप्लाई करते हो आप, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ है वो, ठीक है। बट इनफॉर्मल केस टू केस होता है। आपने एक चीज़ हरीश के ऊपर एक बार मतलब आपने उससे बातचीत करी हरीश से, और मतलब आपने कुछ भी बोला, कोई भी बातचीत हो गई, उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो आपने डोमिनेंस पता कर लिया हरीश की। ऐसा तो नहीं है कि आप वही सेम सेट यूज करोगे नॉर्मल बातचीत में, वही सेम सेट ऑफ वर्ड्स यूज करोगे या वही सेंटेंसेस यूज करोगे, वही फीलिंग, वो रिपीट नहीं कर सकते, रिपीट थोड़ी करोगे, ऑब्वियस बात है। बट अगर आपने जैसे हरीश के बाद मेरी करनी हो असेसमेंट डोमिनेंस की, तो आप मुझसे बात करोगे किसी और वे में, क्योंकि केस अलग अलग हैं। आप हरीश को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, मे बी मुझे कम जानते हो, या मुझे ज्यादा जानते हो, हरीश को कम जानते हो, डिपेंड्स, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन को ओपन होता है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट आर ट्रेन इन मेकिंग फॉर्मल असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ऑब्वियस बात है, साइकोलॉजिस्ट क्या होता है जो फॉर्मल असेसमेंट कर पाए, जैसे 16 PF फॉर्म कर पाए, ठीक है। तो एनी ये क्वेश्चन आयर्स बनाना, ये सारे काम धाम जो होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट के अंदर आते हैं। Once assessment is done, we can use this information to predict how Harish will probably behave in future. एक बार हमें पता चल गया कि हरीश कैसे बिहेव करता है, तो हम उसकी फ्यूचर प्रोडिक्शन कर सकते हैं। We may predict that Harish, if given a chance to lead a team, will most likely to be an authoritarian leader. अगर मान लो हरीश के अंदर बहुत ज्यादा डोमिनेंस है, तो जो आप फ्यूचर प्रोडिक्शन करोगे वो क्या निकलेगी कि वो अगर उसको किसी टीम का लीडर बना दिया जाए तो वो ऑब्वियसली कोई अथॉरिटेरियन ही बनेगा, मतलब वो अपनी अथॉरिटी जताएगा, ऑब्वियस बात है, तो डोमिनेंस है उसके अंदर ज्यादा डिग्री में। इफ द प्रिडिक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस नॉट व्हाट वी वांट, मान लो ऐसा नहीं होता ना कि जो आपने प्रिडिक्ट करा वो तो एक थ्योरी है, हाँ ऐसा नहीं होता साइकोलॉजी में कि जो आपने बोला वही होगा, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस करते हैं, यहीं पे वेरिएबिलिटी आती है जो हमने पहले डिस्कस की थी। इफ सॉरी इफ द प्रोडिक्टेड कॉन्सिक्वेंस इज नॉट व्हाट वी वांट, अगर जो हम चाहते हैं, जो हमने प्रोडिक्ट किया था वो नहीं आया बाहर, वी मे वांट टू इंटरवेन टू इफेक्ट अ चेंज इन हरीश बिहेवियर, तो हम उसके बिहेवियर को मैनिपुलेट करने की या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ इंटरवेन करने की कोशिश करेंगे। द एट्रीब्यूट चूजन फॉर असेसमेंट डिपेंड्स ऑन आवर पर्पस। हाँ, एट्रीब्यूट आप अपनी मर्जी का चुन सकते हो, लाइक जो भी आपके जो भी उसके हिसाब से आप एट्रीब्यूट चुनोगे, ऑब्वियस बात है। In order to help a weak student perform well in examination, we may assess her or his intellectual strength। अब एक नॉर्मल बात करते हैं जो साइकोलॉजिस्ट के अंडर आती है, वो क्या बात है कि अगर कोई बच्चा वीक है तो आप उसकी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता करोगे, मतलब अगर वो ऐसा नहीं होता ना कि बच्चा हमेशा इंटेलेक्चुअली ही बहुत ज्यादा मतलब उसको प्रॉब्लम आती हो सकता है वो अपने को मेंबर्स के साथ में या अपने क्लासमेट्स के साथ में नहीं एडजस्ट कर पा रहा, तो कई बार बच्चे स्कूल इस वजह से बंक कर लेते हैं कि मुझे नहीं जाना मम्मा, ऐसे मेरे को नहीं जाना, मेरे को बुली करते हैं वहां पे, तो बच्चे ऐसे कर देते हैं और उस वजह से फिर उनकी स्टडीज पे इफेक्ट पड़ता है, ऑब्वियस बात है। So his family and neighborhood, we may consider assessing his or her personality characteristics. For a poorly motivated person, we may assess her or his interests and preferences. The psychological assessment use systematic testing procedure to evaluate abilities, behaviors, and personal qualities of the individual. हिंदी में बात करूँ तो psychological assessment क्या होती है? एक systematic, एक standardized, एक organized या एक step by step testing procedure जो उसी उसमें चलेगा, टू इवेल्युएट एबिलिटीज, बंदे की एबिलिटी, बिहेवियर, पर्सनल क्वालिटी या अप टू सो ऑन जो भी आपने उसका मेजर करना था, ठीक है। अब बात करते हैं सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आर नॉट लीनियर, ऑब्वियस बात है, और या यूनिडायमेंशनल नहीं होते, दे आर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर इतने ही लीनियर होते या इतने ही यूनिडायमेंशनल होते तो हम क्या करते, हम उसके रोबोट बना देते,
बहुत आपको पता ही होगा रोबोट दो टाइप के होते हैं। एक नैरो डोमेन में काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही हूँ मैं। एक तो नैरो डोमेन में काम करते हैं, एक जर्नलाइज होता है। जर्नलाइज हम आज तक बना नहीं पाए, जैसे जर्नलाइज करते हैं ह्यूमन लाइक नहीं बना पाए। हम नैरो बना सकते हैं, बस बात है कि क्योंकि उसको बनाना बहुत ईजी है। लाइक आपने एक सिक्योरिटी सिस्टम बना दिया, दैट्स अ डिफरेंट इशू। ठीक है, वो थोड़ा ऑफ टॉपिक बात हो जाएगी, बट ये एग्जांपल के लिए बहुत अच्छा है। तो दे आर एग्जांपल एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, उनकी डायमेंशन होती है अलग अलग। अ लाइन इज अ mere aggregate of points. A point occupies no space, but think of a box. It occupies space. It can be described only in terms of its three dimensions. जैसे बॉक्स होता है इन शॉर्ट, वैसे ही आपकी थिंकिंग होती है। जैसे बॉक्स की लेंथ ब्रेड्थ हाइट वैसी होती है, ऐसे ही एक एट्रीब्यूट की अलग अलग डायमेंशन होती हैं। Similar is the case with psychological attributes. They are usually multidimensional. If you want to have a complete assessment of a person, you will need to assess how she or he functions in various domains or areas such as cognitive, emotional, social, etc. अगर हमें उसकी complete assessment करनी हो किसी person की जैसे मेरी, तो आप क्या करोगे? आप मेरे सारे डोमेन्स के बारे में पता करोगे ना। आप मैं कॉग्निटिवली कैसे सोचती हूँ, मेरी इमोशनल सिचुएशन क्या है, सोशली मैं कैसे इंटरैक्ट करती हूँ, या एनीथिंग अप टू सो ऑन। तो अब थोड़े से इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में पता करते हैं जो साइकोलॉजिस्ट के इंटरेस्ट के होते हैं बहुत ज्यादा। These attributes are categorized on the basis of varieties of tests used in psychological literature. तो पहला इन्होंने बोला इंटेलिजेंस। ये आप याद कर लो, टेस्ट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसी ऐसी चीजें। ठीक है, इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं हमेशा। पहले बात करते हैं, इज अ ग्लोबल इंटेलिजेंस इज अ ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। Intelligence tests provide a global measure of a person's general cognitive competence, including the ability to profit from schooling. Generally, students having low intelligence are not likely to do so well in school-related examinations, but this success is not associated only with the intelligence test scores. In short, मैं अगर बात करूँ तो इंटेलिजेंस जो है वो एक ग्लोबल कैपेसिटी है वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने की या रैशनली समझदारी से थिंक करने की। पहले तो ये कि वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करो, उसके बारे में विस्तार से समझदारी से विजडम से सोचो, फिर पता करो कि रिसोर्सेज कितने अवेलेबल थे, रिसोर्सेज एफिशिएंटली एलोकेट करो और चैलेंजेस को फेस कर लो। सिंपल इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है। ऑब्वियस बात है, हम क्या करते हैं अगर ज्यादा इंटेलिजेंट होता है इंसान तो क्या करता है, पहले अपने रिसोर्सेज देखता है और फिर उसके बाद उनको कर लेता है। मैं अगर अपनी बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं, तो मान लो मैं एक गैंगस्टर हूँ। ठीक है, मान लो मैं एक गैंगस्टर हूँ और मैंने किसी को एक एक एग्जाम्पल है, पीस मैं पहले बोलूंगी। अगर मैं गैंगस्टर हूँ तो मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, एक दो तो जो आप मूवीज में देखते हो वही लगा लो आप। ठीक है, तो मतलब ऐसे बहुत सारे मेरे वो हैं साथ में क्रिमिनल्स जो भी कह लो। तो मैंने उनको क्या बोला कि इस ABC बंदे को उड़ाना है, तो मैं पहले ऑब्वियसली यही देखूंगी ना कि मेरे पास किस टाइप की बंदूक है, उसको किस मतलब उसके आसपास पुलिस की सिक्योरिटी है। अगर है तो मैं अपने आदमी को भी भेजूंगी, और अगर नहीं है तो मैं अकेली जाऊंगी उसे जो भी है। ये एक एग्जाम्पल है, कोई गलत मत सोचना प्लीज। ओके, उसके बाद इसके बाद बात करते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट प्रोवाइड अ ग्लोबल मेजर ऑफ अ person's general cognitive competence including the ability to profit schooling। इसके अंदर इन शॉर्ट ऐसी cognitive competence भी आती है कि इंसान स्कूलिंग से प्रॉफिट कर ले, मतलब उसने स्कूल में जो सीखा है उससे वो प्रॉफिट कर ले बेसिकली। इसलिए इतनी सारी मिस वो है अंडरस्टैंड मतलब मिस कम्युनिकेशन कह लो इंसानों में, कि वो क्या करते हैं ना इस बेसिस के ऊपर क्या करते हैं कि कर लेता है बच्चा अगर एग्जामिनेशंस के अंदर स्कूल एग्जामिनेशंस के अंदर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो क्या मानते हैं इसकी इंटेलिजेंस ही लो है, IQ ही लो है।
ठीक है। इंटेलिजेंस हमेशा आईक्यू से नापी जाती है, इंग्लिश या उससे नहीं है, हम सबको पता है। बट अगर एक इंसान ने स्कूल एग्जामिनेशंस के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो क्या वो लाइफ में सक्सेस नहीं करेगा? नहीं। हर कोई, आप एक चीज हमेशा याद रखना, थोड़ी ऑफ टॉपिक वाली बात कर रही हूँ बट थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें जान के कि जिंदगी में कोई भी बच्चा हो या कुछ भी हो, या कोई भी इंसान हो, बहुत ज्यादा हारा हुआ इंसान भी होगा ना, तो हमेशा कुछ ना कुछ कर ही लेता है लाइफ में। कोई भी स्टूडेंट तो अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है। अब ऑफ टॉपिक से हम टॉपिक पे आते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है एप्टीट्यूड रेफर्स टू इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। इंडिविजुअल के अंदर कितनी पोटेंशियल है कि वो स्किल्स को एक्वायर कर पाए। इसलिए एप्टीट्यूड टेस्ट बनते हैं आजकल, आप बड़ा सुनते हो एप्टीट्यूड टेस्ट दो, एप्टीट्यूड टेस्ट दो। ये क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं कि एक इंडिविजुअल will be able to do what an individual will be able to do if given proper environment and training। अगर उसे एक environment और ट्रेनिंग दी जाए तो वो कितना एक्सेल करेगा अपनी जिंदगी, मतलब अपनी उस डोमेन में। मैकेनिकल एप्टीट्यूड की बात करूं तो इंजीनियर ज्यादा करेंगे ना, क्योंकि उसने पेरियरली बहुत ज्यादा पढ़ा है। एक इंजीनियर के अंदर वो चीज है, वो उसके दिमाग के अंदर मैथमेटिक्स बहुत जल्दी सॉल्व होता है, तो ज्यादा मैकेनिकल एप्टीट्यूड वो करेगा, एक्वायर कर लेगा जल्दी, ऑब्वियस बात है। और ऐसे ही राइटर्स के साथ भी होता था। अच्छा, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर इंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटिव टू अदर, जिसको आप कह लो कि इंटरेस्ट क्या है। इंसान कंप्यूटर पढ़ता है, मतलब मैं अपनी बात करूं, मैं बीसीए की स्टूडेंट हूँ, मैं कंप्यूटर पढ़ती हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट क्या है? मुझे स्केचिंग भी बहुत पसंद है, वो मेरा इंटरेस्ट है। वैसे हिंदी में बात करूं तो इसको अगर डेफिनेशन में पेपर में लिखने के लिए आए तो इसको ऐसे लिखना कि इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस, एक मेरी, ऐसे याद करना कि मेरी, तुम खुद हो, मेरी जगह तुम खुद हो, ऐसे बोल रहे हो अपने आप को कि मेरी प्रेफरेंस जो है एंगेज होने की किसी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी में कंपेयर टू अदर। ठीक है, ऐसे assessment of interests of assessment of interest of students may help to decide what subject or course they can pursue comfortably and with pleasure। Knowledge of interest helps us in making choices that promote life satisfaction and performance on job। ऑब्वियस बात है, अगर आप फोटोग्राफर बनना चाहते हो, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, और ऊपर से आपको लेटर आ जाए बिगेस्ट फोटोग्राफर का वर्ल्ड में, आप तो खुशी से उछल पड़ोगे, आपको नींद नहीं आएगी, ये तो है ही है। Personality refers to relative enduring characteristic of a person that make her or him distinctive from others। पर्सनैलिटी क्या है? एक ऐसी रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक, ऐसी कोई अंदर रहने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटली कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सन की जो उसको लोगों से अलग बनाती है। एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे डोमिनेंट, वही बात हो गई, डोमिनेंस किस डिग्री में है? वो सबमिसिव है, डिग्री में ज्यादा होगा तो डोमिनेंट है, सबमिसिव में ज्यादा होगा तो सबमिसिव है, मूडी है, नहीं है, स्टेबल है, ब्ला 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 अप टू सो ऑन। ठीक है। फिर आते हैं वैल्यूज। एंड्योरिंग बिलीव्स अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। आपका आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर क्या है? आप प्रेफर क्या करते हो? A person having a value sets a standard for guiding her or his action in life and also for judging others। In value assessment, we try to determine the dominant values of a person, political, religious, economic। In short, मैं बात करूँ कि इंसान किन वैल्यू के बेसिस पे इन अपने आप की एक्शंस को रीडायरेक्ट करता है कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। अब हम कई बार अपने आप को भी समझाते हैं कि नहीं नहीं यार, ये गलत किया मैंने। मतलब मान लो अगर आप बहुत सेंसिटिव इंसान हो और आपने किसी को हर्ट कर दिया, अननोइंगली भी हर्ट कर दिया, तो आप रोओगे, ऑब्वियस बात है यार, इसके साथ मैंने बड़ा गंदा कर दिया यार, माफी मांगनी चाहिए मेरे को। तो ये क्या है? ये वैल्यूज ही हैं कि आप अपनी एक्शंस को रीडायरेक्ट करते हो। और ऐसे ही इसी, मान लो आप बहुत सेंसिटिव थे, वही बात हो गई
कि आप बहुत सेंसिटिव थे और आपने क्या करा कि आपने किसी को ना किसी को मारते देख लिया, या आपने किसी दूसरे इंसान को सड़क के ऊपर किसी डॉग को मारते हुए देख लिया, तो आप क्या करोगे? आप विद्रोह करोगे, आप उसको पुलिस स्टेशन लेके जाओगे, आप एक्शन लोगे। तो आपने क्या करा? उसको जज करा, है ना? तो वो एक ये ट्रेट, इसको कहते हैं वैल्यूज। जब हम किसी को जज करते हैं, जैसे डॉग वाला थोड़ा गलत एग्जांपल दे दिया मैंने। मान लो आपके सामने मतलब ऐसे मान लो कि आप बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते, आप कहते थे कि इंटेलिजेंस, आपने बहुत ज्यादा रिलेट कर रखा था ऐसे, कि सिर्फ मानना ऐसा कि आपने ऐसे रिलेट कर रखा था कि जो इंसान बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो आपके सामने एक इंसान आया, उसने क्या करा कि इंग्लिश उसने बेचारे ने फ्लुएंटली नहीं बोली, बट वो इंजीनियर बहुत अच्छा था क्योंकि वो पार्ट्स बहुत अच्छे जोड़ता था कंप्यूटर के। तो असेंबलिंग जिस मतलब मदरबोर्ड, बाकी सब छोड़ो, मदरबोर्ड बहुत अच्छा बनाता था वो, ठीक है। तो अब फिर आपने उसको जज किया, ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज। ठीक है, आज के लिए इसको यहीं खत्म करते हैं, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।